हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। आज के इस वीडियो में हम रजनीश वर्सेस नेहा के केस की तरफ देखेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड किए। और साथ ही हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो अब लैंडमार्क की तरह ट्रीट किया जाएगा आने वाले दिनों में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस कब और कौन सी एक्ट्स के अंदर फाइल किया जा सकता है। तो ये वो सारी एक्ट्स है जिसके अंदर मेंटेनेंस के लिए वाइफ अप्लाई कर सकती है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 13 के अंदर स्टेट को पावर दी गई है ताकि वो स्पेशल लॉज बना पाए विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। साथ ही में आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉजिटिव मोरल प्रोवाइड करता है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कदम बढ़ा पाए। नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट के अंदर ऐसे दो लोगों की शादी होती है जो बाकी एक्ट्स में कवर नहीं होते। ये एक्ट सारे मैरिजेस के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो। इस एक्ट के सेक्शन 36 पे बात किया जाता है एलिमनी पेंडेंटी लाइट के बारे में, जिसका मतलब है कि जब कोर्ट में हस्बैंड और वाइफ के बीच केस चल रहा है, इस दौरान वाइफ अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कोर्ट में एलिमनी पेंडेंटी लाइट का एप्लीकेशन डाल सकती है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस रिकवर करने के लिए। साथ ही इसी एक्ट के सेक्शन 37 में बात किया गया है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में। नेक्स्ट एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी हिंदू मैरिज के अंदर जो भी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस दी गई है, इस एक्ट में भी वाइफ के मेंटेनेंस, पेंडेंटी लाइट और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकती है। साथ ही परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस भी मांग सकती है। अब बात कर लेते हैं हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 की, जो जनरली कवर करता है लॉज रिलेटिंग टू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। इस एक्ट के सेक्शन 18 के अंदर ये बोला गया है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करेगा। ये एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन हिज वाइफ ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के रूल्स में क्या डिफरेंस है। दोनों ही वाइफ की मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन के केस में ये क्लैरिफाई किया था और कहा था कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हस्बैंड अपने वाइफ को मेंटेन करेगा जब तक वो लोग शादीशुदा है। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है मेंटेनेंस की, जब हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है और वो सेपरेट हो चुके हैं या होने वाले हैं और दोनों के बीच कोर्ट में केस चल रही है। तो ये है प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट के बारे में। अगला है सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। पूरे CRPC में सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128 बात करता है मेंटेनेंस की। यहाँ ना सिर्फ वाइफ की मेंटेनेंस की बात की गई है, बल्कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स की भी मेंटेनेंस को लेकर बताया गया है। तो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग जो भी वाइफ, चाहे वो कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, अप्लाई कर सकती है मेंटेनेंस पाने के लिए। ये सेक्शन सिर्फ इसलिए इनैक्ट किया गया था ताकि जो भी एप्लीकेंट है उसका जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल पाए उसे। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये भी मैट्रिमोनियल केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस दिलाने के लिए एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने जजमेंट में इस एक्ट में और क्लैरिटी ऐड की। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना चुका है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो हम इतने सारे लॉज देखे जिसके अंदर वाइफ को मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। इससे एक बात पता चलता है कि मेंटेनेंस पे कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन केसेस हो जाते हैं जिस पे कोर्ट्स को अपनी जजमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसी को एक यूनिफॉर्म पैटर्न में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में एक गाइडलाइंस बनाया। इस जजमेंट के अंदर मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि वाइफ के पास कई ऑप्शंस है कि वो कोई भी एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एक्ट के अंदर साथ में ही मेंटेनेंस मांग सकती है। पर वही ये ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड को हर एक्ट के अंदर पेमेंट करना पड़े। अगर वाइफ जो पहले ही एक केस में मेंटेनेंस अवॉर्ड किया जा चुका है उसे, वो अगर दूसरी बार फाइल कर रही है केस, तो उसे पहले वाले केस के बारे में बताना पड़ेगा कि उसे कितना अवॉर्ड किया गया था मेंटेनेंस। वो ये बात छुपा नहीं सकती। यहाँ इसलिए ये बात ज़रूरी है क्योंकि तब कोर्ट जान पाएगी कि आगे उसे कितना अमाउंट प्रोवाइड करना है और कितना नहीं। कोर्ट अपने हिसाब से पहले वाला मेंटेनेंस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकती है। अगला बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस पास करने से पहले दोनों पार्टी मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक एफिडेविट के थ्रू अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त। इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो पहले हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिए थे, जैसे कि पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज, रीजनेबल वांट्स ऑफ एप्लीकेंट, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ और कोई भी इनकम जो वाइफ को मिल रहा है या कोई भी सोर्स से मिल रहा है। इन कंडीशंस के अलावा कुछ एडिशनल कंडीशंस भी ध्यान में रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जैसे कि एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्टीज, राइट टू रेसिडेंस, इनकम ऑफ वाइफ। मतलब ये नहीं कि अगर वाइफ की कोई सैलरी या कोई इनकम आ रहा है उसे, तो उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी। इन स्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ इज़ अर्निंग बट देन ऑल्सो शी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ माइनर चाइल्ड, और अगर वाइफ या चिल्ड्रन कोई भी सीरियस डिसेबिलिटी या बीमारी से गुजर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए भी मेंटेनेंस की अमाउंट डिसाइड की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस कब से मिलेगा। इस टॉपिक पे अभी तक सारे कोर्ट्स के अलग अलग व्यूज़ रहे हैं। किसी कोर्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना चाहिए, तो किसी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ ऑर्डर से, और कईयों ने तो ये भी कहा कि डेट ऑन विच समन हैज़ बिन सर्व टू द रिस्पोंडेंट, मतलब जिस दिन से हस्बैंड को नोटिस इशू हुआ उस दिन से मेंटेनेंस देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मेंटेनेंस हैज़ टू बी कंपल्सरीली बी पेड फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन से वाइफ ने कोर्ट में अप्लाई किया मेंटेनेंस उसी दिन से शुरू हो जाएगी। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि अगर मेंटेनेंस ऑर्डर का पालन नहीं होता है कि इस केस में हस्बैंड को ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसने कोर्ट के मनी डिक्री का पालन नहीं किया। उसके मेंटेनेंस नहीं देने पर सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर जेल भी जाना पड़ सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है। तो ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग चलेगा। साथ ही में हस्बैंड के डिफेंस को भी स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है, मतलब कोई भी डिफेंस जो हस्बैंड ने पेश किया कोर्ट में उसे कोर्ट मान्य नहीं देगी। तो ये थी वो सारी क्वेश्चंस और उसकी आंसर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया। इस केस के जजेस थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी। साथ ही में मेंटेनेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस बनाने के लिए कोर्ट ने कुछ सीनियर एडवोकेट्स जैसे अनीता सेंजॉय एंड मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन जी की असिस्टेंस ली थी। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ज़रूरत आई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने योगदान से इसको सक्षम बनाया है। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।